आइए स्टार्ट करते हैं सी लैंग्वेज में MCQ का थर्ड पार्ट, और जो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट है उसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट करते हैं, क्लिक करते हैं स्टार्ट बटन के ऊपर। हमारे सामने आता है फर्स्ट क्वेश्चन, एरे इज ऑल्सो नोन एज। एरे इनमें से किस नाम से जानी जाती है? प्रिमिटिव डेटा टाइप, सबस्क्रिप्ट वेरिएबल एंड हेट्रोजीनियस, या इनमें से कोई नहीं। एरे का दूसरा नाम आपको याद रखना है, वो सब स्क्रिप्ट वेरिएबल होता है। तो हम सब स्क्रिप्ट वेरिएबल को सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलता है, एरे इज स्टार्ट फ्रॉम डैश इंडेक्स बाय डिफॉल्ट। एरे कौन से इंडेक्स नंबर से बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होता है? 1, -1, 0 या नन ऑफ दीज। तो आप सब जानते हैं कि एरे बाय डिफॉल्ट 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ एरे। एरे की क्या टाइप होती है? इंटीजर होती है, फ्लोट होती है, कैरेक्टर होती है, या सभी होती है? एरे आप किसी भी टाइप की ना लो, एरे के अंदर एक बार में एक ही टाइप की वैल्यू आएगी, चाहे वो किसी भी टाइप की हो। उसमें इंट भी चल जाएगा, फ्लोट भी चलेगा, कैरेक्टर भी चलेगा, इसलिए ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइट वे टू इनिशियलाइज एरे। एरे को इनिशियलाइज करने का सही तरीका क्या है? एरे को जब इनिशियलाइज करते हैं एक्चुअली, तो उसके अंदर हमें यूज़ करना होता है करली ब्रेसेस। यहाँ पे इंटीजर टाइप की एरे ली, डिक्लेयर करा करली ब्रेसेस है, तो ये चीज़ यहाँ पे गलत हो गई। एरे को डिक्लेयर नहीं कर सकते, जब वैल्यू डालते हैं ये तरीका तो होता है सही यहाँ, लेकिन डिक्लेरेशन वाला गलत हो गया, तो ये वाला गलत आंसर है। एरे इंटीजर टाइप की है, स्क्वायर ब्रैकेट से उसको डिक्लेयर किया, यहाँ पर ठीक है, और इक्वल लगा के करली ब्रेसेस के अंदर वैल्यू है, तो इसका राइट वाला आंसर बी है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एरे एलिमेंट्स आर ऑलवेज स्टोर्ड इन मेमोरी डैश में क्या आएगा? सिक्वेंशियल, रैंडम, या दोनों, या नन ऑफ दीज। मेमोरी के अंदर एरे जो स्टोर होती है वो सीक्वेंस में होती है, कंटिन्यूअस होती है, इसलिए सिक्वेंशियल इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइज ऑफ एरे इफ एरे इज इंटीजर टाइप और 5 एलिमेंट की एरे है। एक्चुअली क्या होता है कि इंटीजर मेमोरी के अंदर अगर आप लेटेस्ट कंपाइल यूज़ कर रहे हो GCC, तो वहाँ पे इंटीजर 4 बाइट लेता है, और 4 बाइट लेता है तो इंटीजर एक वैल्यू इंटीजर की 4 बाइट लेगी, तो कितने एलिमेंट की एरे है? 5 की। 5 × 4 कितना हो जाएगा? 20। तो 20 बाइट कंज्यूम कर रहा है यहाँ पे एरे, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर इंटीजर टाइप की हमारे एरे 2 बाइट ले रहा है इंटीजर, तो वहाँ पे होता है 5 2 जा 10 बाइट आएगा, और यहाँ पे अगर इंटीजर 4 बाइट ले रहा है वो आएगा 20। तो यहाँ पे 10 का ऑप्शन नहीं है, होता तो फिर 20 और 10 दोनों हो सकते थे, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? विच आर द टाइप ऑफ एरे इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के अंदर एरे की टाइप क्या होती है? 1 डायमेंशनल होती है, या 2D एरे होती है, या 3D एरे होती है। एरे के अंदर ये भी अला हुआ है, ये भी अला हुआ है, और 3D भी अला हुआ है, तो इसलिए ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A3 इफ एरे इज इंटीजर A और उसके अंदर है 5 एलिमेंट। एक्चुअली एरे जो स्टार्ट होती है मेमोरी में, आपको चल गया वो होती है 0 इंडेक्स से। इसका नंबर 0 इंडेक्स होगा, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, इसका होगा 4 इंडेक्स। तो किसने क्या पूछा कि एरे ऑफ 3, एरे 3 पे क्या वैल्यू आएगी? 4। तो 4 ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पर क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर लिखा कि आइडेंटिफाई द करेक्ट डिक्लेरेशन ऑफ एरे। एरे का सही डिक्लेरेशन क्या है? एरे का सही डिक्लेरेशन होगा यहाँ पे, एरे 5 की है, ये भी सही है, ये ब्रैकेट तो चलेगा नहीं, तो ये गलत है, कर्ली ब्रेस भी नहीं चलेगा, ये भी गलत है, और ये भी नहीं होगा। तो आंसर कौन सा आएगा? इंटीजर A5 इसका ब्रैकेट में, इस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ईच एलिमेंट ऑफ एरे हैज़ इट्स ओन। एरे का हर एक एलिमेंट अपने आप में क्या होता है? एक नाम होता है, या साइज ऑफ एरे होता है, या इंडेक्स होता है, या नंबर ऑफ लिस्ट होती है। हर एक एलिमेंट एरे का अपने आप में एक इंडेक्स होता है, तो इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चूज़ ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एरे। एरे के बारे में मैं सही आपको करेक्ट चूज़ करना कि कौन सा सही है। एरे हैज़ फिक्स साइज, बिल्कुल सही है, एरे का साइज फिक्स होता है। एरे एलिमेंट्स कैन बी चेंज, एरे के एलिमेंट को हम चेंज भी कर सकते हैं, तो ये भी सही है। होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स, होमोजीनियस होता है एक जैसा, सिमिलर टाइप।
एरे के अंदर ओनली सेम टाइप की सिमिलर टाइप की वैल्यू होती है, उसे बोलते हैं होमोजेनियस टाइप। तो एरे का साइज फिक्स भी होता है, एरे सेम टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकती है और एरे के एलिमेंट को चेंज भी कर सकता है। जब सारे ऑप्शन सही हैं तो ऑल ऑफ दिस द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम। ये एक प्रोग्राम बना रखा है, इसका आउटपुट बताना है कि क्या आएगा। यहाँ पे एक एरे मेंशन की है 4 साइज की, इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट ले लिया है और लूप लगाया 0 से लेकर 4 तक, क्योंकि इंडेक्स स्टार्ट कहाँ से होता है एरे में 0 से, तो 0 इंडेक्स इसका 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 3। तो 0 से लेकर लूप चलाया 4 तक, पहले AR0 प्रिंट हो जाएगा, फिर आई का वैल्यू जो 1 हो जाएगी AR1 करेगा, AR2 करेगा, AR3 अगर 4 पर लूप खत्म हो जाएगा। तो सिंपल वे में कहते हैं इसके सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे 1 to 4 1 to 4 1 to 4। ये वाला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे 1 to 4 के बाद 5 है, 3 में मिसिंग है, इसलिए गलत आंसर है। ये भी गलत आंसर है, ये भी गलत आंसर है। 1 to 4 इसका सही आंसर है। ओके राइट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द सी प्रोग्राम। यहाँ पे भी हमें प्रोग्राम का आउटपुट बताना है। एक एरे का नाम है AR और उसमें साइज लिया 1 और उसमें एक वैल्यू डाल दिया 10। कर सकते हैं, एक एलिमेंट भी ले सकते हैं और मल्टीपल एलिमेंट भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हमने प्रिंट एफ के अंदर प्रिंट किया परसेंटेज लगा के, यहाँ पे 0 बाहर रखा और एरे का नाम आ गया एरे के ब्रैकेट में। क्या ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा नहीं हो सकता तो इसमें आएगी एरर। बट अगर ये हो सकता है तो क्या आएगा, हम एरे का नाम एरे के स्क्वायर ब्रैकेट में डिफाइन कर सकते हैं और उसका इंडेक्स नंबर बाहर कर सकते हैं। ये होता है इसका इंडेक्स नंबर 2 3 4 5, जो सा इंडेक्स नंबर आप बाहर लिखोगे और एरे का नाम दोगे तो उस नंबर पे जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो ये करेक्ट है, ये एक चल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि AR0 वाला एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा और इसमें एक एलिमेंट है जो कि 0 पोजीशन पे है। 0 पोजीशन पे है तो वो कौन सा एलिमेंट दिया है 10। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। यहाँ पे एक एरे ले रखी है, वो है फ्लोट टाइप की। यहाँ पे साइज मेंशन नहीं किया। हम एरे को जब इनिशियलाइज करते हैं तो साइज़ यहाँ पे डिक्लेयर करना कंपलसरी नहीं है, आप साइज़ यहाँ पे छोड़ सकते हैं, उसे बोलते हैं अनसाइज्ड एरे। उसमें एक वैल्यू तो होगी ये जिसका 0 इंडेक्स होगा, एक वैल्यू हो गई ये इसका 1 इंडेक्स होगा, एक वैल्यू हो गई ये 2 इंडेक्स हो गया और इसका हो गया 3 इंडेक्स। तो 4 वैल्यू हो गई एरे के पास। यहाँ पर लिखा है साइज ऑफ एरे का नाम दे दिया है। साइज एक ऑपरेटर है जो किसी भी टाइप का साइज निकाल कर दे देता है, रिटर्न कर देता है। यहाँ पे एरे का नाम दिया है इसको, तो एरे किस टाइप की है, फ्लोट टाइप की। फ्लोट टाइप सी लैंग्वेज के अंदर 4 बाइट लेता है और कितने एलिमेंट के एरे हैं यहाँ पे 4 एलिमेंट के एरे है। तो 4 4 जा 16, तो यहाँ पे 16 साइज आ जाएगा एरे का। इसका मतलब कि इस एरे ने जो साइज कंज्यूम किया है मेमोरी के अंदर वो 16 बाइट का किया है। तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक करता हूँ तो इज़ द करेक्ट आंसर। ओके बाकी के यहाँ पे सब रॉन्ग आंसर है। समझ आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। यहाँ पर भी हमें एक आउटपुट बताना है एक प्रोग्राम का जिसमें एक फ्लोट टाइप की एरे है यहाँ पर भी और उसके अंदर वही एलिमेंट है 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट एंड 4 एलिमेंट। इस वाले स्टेटमेंट से क्या होता है, साइज ऑफ एरे, एरे का साइज कितना है 16 बाइट यहाँ से निकल कर आ जाएगा। ओके आ गया डिवाइड। साइज ऑफ एरे 0, एरे 0 यानी फ्लोट टाइप की एरे है और 0 वाली जो एलिमेंट है उसका साइज क्या होगा। तो फ्लोट का एक वेरिएबल मेमोरी में 4 बाइट लेता है, तो इसने 0 वाले का देखा नहीं, एक एलिमेंट की बात करी यहाँ पे, तो वो होता है 4। तो ये बन गई ऐसी एक्सप्रेशन 16 डिवाइड बाई 4, तो क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 4। ओके अब इसको ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रोग्राम बिलो। जो प्रोग्राम दे रखा है इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। एक प्रोग्राम है, इसमें एक साइज लिया है हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप का, उस साइज़ की वैल्यू हमने स्कैन कर लिया है मेमोरी आउटपुट से। क्लियर है। उस वेरिएबल को हमने किस में डाल दिया, एरे के स्क्वायर ब्रैकेट में लगा दिया। इसका मतलब है कि हमने जो साइज़ यूज़र देगा, सपोज कर यूज़र ने यहाँ से वैल्यू इनपुट करा ली, सपोज करते हैं 10,
तो वो वैल्यू कहाँ पर हो जाएगी, साइज़ के अंदर। उस साइज़ को कहाँ डाल दिया, एरे के अंदर, तो एरे 10 एलिमेंट की बन जाएगी। अगर ऐसा आप करते हो तो ये हो जाएगा यहाँ पे गलत। एरे का साइज़ फिक्स होता है, यहाँ पे हम वही वेरिएबल लिख सकते हैं जो फिक्स हो, कांस्टेंट हो। किसी एरे वेरिएबल को इनपुट करके या इनिशियलाइज करके तुम एरे के ब्रैकेट में उसको साइज़ बनाते हो तो वो क्या होता है, गलत होता है। इसलिए यहाँ पर आएगी एरर, ये गलत हो जाएगा। तो द कोड इज एररनेस सिंस द स्टेटमेंट डिक्लेयरिंग एरे इज इनवैलिड। तो पहले ही ऑप्शन यहाँ पर इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि ये इनवैलिड है। तो ऑप्शन ये कहता है कि द कोड इज एररनियस सिंस द स्टेटमेंट्स डिक्लेयरिंग एरे इज इनवैलिड। एरे इनवैलिड है, इसलिए इसका ये ऑप्शन वाला करेक्ट है। क्लियर बात। साइज़ को हम इस तरह से नहीं ले सकते, ये आपको ध्यान रखना कभी भी आगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज टू सर्च एलिमेंट इन द सॉर्टेड एरे। हमारे पास एक अनसॉर्टेड एरे हमारे पास एक एरे है जो कि सॉर्टेड नहीं है, वो उल्टे सीधे इसमें एलिमेंट है, क्रम में नहीं है। उस अनसॉर्टेड एरे में से कौन सी टेक्निक है जो एलिमेंट को सर्च कर लेती है इजीली? तो वो लीनियर सर्च है या रिकर्सिव बाइनरी सर्च है, इटरेटिव बाइनरी सर्च है, या नन ऑफ दीज है। तो एक ऐसी लीनियर सर्च है जो चाहे किसी भी टाइप की एरे हो, सॉर्टेड हो या अनसॉर्टेड हो, उन दोनों में से डेटा सर्च कर लेती है, क्योंकि ये सर्च करती है डेटा को 1 by 1 कंपेयर करके। इसलिए ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज टू सर्च एन एलिमेंट इन सॉर्टेड एरे। सॉर्टेड एरे में से कौन सी टेक्निक काम कर पाएगी? एक्चुअली जो बाइनरी सर्च है वो ओनली सॉर्टेड एरे पे ही काम करती है, बाइनरी सर्च। जो लीनियर सर्च है इसके लिए ऐसा कुछ रूल नहीं है, चाहे एरे सॉर्टेड ऑर्डर में हो या अनसॉर्टेड हो, ये दोनों पर काम करती है। इसलिए लीनियर सर्च और बाइनरी दोनों काम कर सकती है सॉर्टेड एरे के ऊपर, इसलिए बोथ ए एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर। बात क्लियर है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च एल्गोरिथम इज। जो लीनियर सर्च की एल्गोरिथम होती है उसकी क्या कॉम्प्लेक्सिटी होती है यहाँ पे, ON। ओके, तो ये आपको कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर सर्च की भी होती है, बाइनरी सर्च की होती है, सॉर्टिंग की सबकी होती है, वो तो आपको याद ही रखनी होगी। एक सिंपल से एक स्टेटमेंट था याद रखने का, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं लीनियर सर्च के कॉम्प्लेक्सिटी की बात करता हूँ तो ऑप्शन ए ON इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, इज़ द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट इज। मर्ज सॉर्ट की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है ON log n। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आपको क्या याद रखना है मर्ज सॉर्ट के लिए? ON log n, ये याद रखना है। जितनी भी सॉर्टिंग और सर्चिंग होती है सबकी आपको कॉम्प्लेक्सिटी याद रखनी होगी कि एग्जाम में कोई सी भी आ सकती है। और एक वन वर्ड में वो होती है, इसमें इतना कोई सेंटेंस नहीं है, पूरा कोई पैराग्राफ नहीं है, एक वन वर्ड के कॉम्प्लेक्सिटी होगी, आपको याद हो जानी चाहिए। कोई सी भी पूछी जा सकती है, मैं इसलिए आपको ये बात कह रहा हूँ। ओके, क्लियर है बात ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे भी कोई क्वेश्चन है द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट एल्गोरिथम इज। बबल सॉर्ट की क्या कॉम्प्लेक्सिटी होती है? ON या O log n या ON की पावर 2n या ON log n। तो कौन सा करेक्ट आंसर है? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो पहले वाली थी ऑप्शन ए की, ये होती है लीनियर सर्च के लिए, बबल सॉर्ट की होती है ये। मैंने आपको भी क्या कहा कि आपको जितनी भी सॉर्टिंग है और सर्चिंग है सबकी कॉम्प्लेक्सिटी याद रखनी होगी, कोई सी भी आ सकती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। यहाँ से पूछा है कि द वर्स्ट केस अकर इन लीनियर सर्च एल्गोरिथम व्हेन। वर्स्ट 3 केस होते हैं एक्चुअली, एक तो होता है बेस्ट केस, एक होता है एवरेज केस, एक होता है वर्स्ट केस। वर्स्ट केस होता है जब हम कोई चीज़ फाइंड कर रहे हैं लीनियर सर्च के अंदर और वो चीज़ हमें, वो एलिमेंट हमें एरे के अंदर सबसे लास्ट मिलता है या नहीं मिलता, तो वहाँ से आता है वर्स्ट केस। अगर बीच में ही मिल जाता है तो एवरेज केस हो जाता है, अगर पहली बार में मिल जाता है उसे बोलते हैं बेस्ट केस। तो यहाँ पे आइटम इज समवेयर इन द मिडिल ऑफ द एरे, ये तो क्वेश्चन गलत है। ये तो हो सकता कि आइटम इन बीच में कहीं भी हो। मैंने कहा कि वर्स्ट केस जब बनेगा जब लास्ट में हो या ना हो। आइटम इज नॉट इन द एरे एट ऑल, ये भी हो सकता है। आइटम इज द स्टेटमेंट इन द एरे, अगर आइटम एरे के अंदर है। आइटम इज द लास्ट एलिमेंट्स इन द एरे और
इज़ नॉट देयर इन ऑल। तो यहाँ पर ये बात क्लियर कर रहा है कि अगर वो एलिमेंट एरे के अंदर लास्ट में है या नहीं है। तो इस वाले स्टेटमेंट ने, डी ऑप्शन ने, इस बात को पूरा क्लियर कर दिया है कि ये तो एलिमेंट लास्ट का हो या उसमें ना हो। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी ने कहा था कि वो एलिमेंट उसमें नहीं हो भी सकता है कि लास्ट में हो सकता है, ऐसे नहीं कि ना हो। तो इस डी ऑप्शन ने ये दोनों बात क्लियर रखी है, तो लास्ट में होगा, अदरवाइज नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर होना चाहिए? नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, रो इनटू कॉलम का ऑर्डर होना चाहिए, या नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो होना चाहिए, पहला कॉलम या रो होना चाहिए, या नंबर ऑफ रो दोनों रो होने चाहिए, या नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ कॉलम। ये भी गलत है। जो मैट्रिक्स का रूल आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन कहलाता है मैट्रिक्स का कॉम्बिनेशन। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि एक प्रोग्राम है, उसका आपको आउटपुट बताना है कि वो क्या करेगा। यहाँ पे स्टार्ट होता है लूप आई इक्वल टू 0, आई लेस देन रो और आई प्लस प्लस। ओके, और यहाँ पे दूसरा लूप लगाया है, यहाँ दूसरा लूप लगाया जे इक्वल टू 0, जे लेस देन कॉलम और जे प्लस प्लस। यहाँ पर रो की वैल्यू कोई मेंशन, मान लो कि मैट्रिक्स में कोई रो है और कॉलम है। ओके, और फिर उसके बाद यहाँ पे एक कंडीशन है, इफ़ आई इक्वल जे, अगर आई जे के इक्वल है तो ही ये मैट्रिक्स का उस पोजीशन का एलिमेंट प्रिंट करेगा जहाँ पे आई और जे इक्वल होंगे, वो एलिमेंट प्रिंट होगा। और जो इक्वल नहीं है तो नहीं प्रिंट होगा, क्योंकि हमने स्टेटमेंट इफ़ के अंदर डिफाइन कर दिया है। तो इसका मतलब यह कि जब आई और जे 0 स्टार्ट हुए हैं तो एक बार तो यहाँ पे आई और जे मैच होंगे 0 0 पे, तो 0 0 कॉम्बिनेशन बनेगा। नेक्स्ट टाइम जब ये वैल्यू कंडीशन ट्रू होगी तो वो होगी जब दोनों 1 1 पा जाएंगे, फिर होगी जब दोनों 2 2 पा जाएंगे, ऐसे ही 3 3 पा जाएंगे, इस तरह से एंड सो ऑन ये चलता जाएगा। और ये जो कॉम्बिनेशन बनता है 0 0 1 1 2 2 3 3, ये होता है मैट्रिक्स में डायगोनल। डायगोनल वैल्यू जो होती है मैट्रिक्स के अंदर 0 0 पर जो होती है वो, फिर जो नेक्स्ट वैल्यू आती है 1 1 पाएगी, 2 2 पाएगी, 3 3 पाएगी। डायगोनल की वैल्यू कैसे कहते हैं, विकर्ण की वैल्यू मैट्रिक्स में वो रो और कॉलम की सेम पोजीशन होती है। जो नंबर रो का है वही कॉलम का होगा, जो नंबर कॉलम का वही रो का। कैसे भी कह सकते हैं, जहाँ रो और कॉलम इक्वल होता है, मैच होता है, वहीं पर डायगोनल की वैल्यू आती है। तो ये कहा कि कौन सा ऑप्शन में सही होगा। प्रिंट ऑल एलिमेंट ऑफ एरे, नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है। सारे एलिमेंट तो प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि वो इफ़ के अंदर है। प्रिंट ओनली मेन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, ये करेक्ट आंसर है। जो मेन डायगोनल है वो प्रिंट करेगा। प्रिंट ट्रांसपोज ये भी नहीं करेगा, और दीज, तो इसका बी आंसर करेक्ट है। समझ आ गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड। यहाँ पे एक प्रोग्राम दे रखा है, कोड दे रखा है, उसका आउटपुट क्या आएगा। पहले देखिए, यहाँ पे एक मैट्रिक्स है 2 रो 3 कॉलम की, तो कितने एलिमेंट आने चाहिए, 2 बाई 3 6 एलिमेंट आने चाहिए। फर्स्ट रो के एलिमेंट ये हो गए, सेकंड रो के एलिमेंट ये हो गए, और थर्ड रो के एलिमेंट ये वाले हो गए। अब लूप लगाया 0 to 2 रो के लिए, 0 to 3 ये लगाया यहाँ पे कॉलम के लिए, क्योंकि 2 रो और 3 कॉलम है, 2 बाई 3 है ना, तो फर्स्ट रो चलेगा रो के लिए और सेकंड लूप चलता है कॉलम के लिए। यहाँ पे सिंपली एरे को प्रिंट कर रहा है, 0 वाला, फिर 0 1 2 3। तो सिंपली लूप के अंदर एरे के एलिमेंट को प्रिंट किया हुआ है, तो सारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। इसमें कोई इफ़ नहीं है, कुछ नहीं है, तो सिंपल वे में 1 to 6 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड। यहाँ पे एक सी का प्रोग्राम दे रखा है, उसका बताना है कि आउटपुट क्या आएगा। बहुत ध्यान से देखना है। वही 2 बाई 3 की मैट्रिक्स है, एक एलिमेंट तो ये रो हो गई, एक रो यहाँ पे ये हो गई, और एक रो यहाँ पे हो गई। तो यहाँ पे एक वैल्यू मिसिंग है, इस जगह पे एक वैल्यू मिसिंग है। जब एक वैल्यू मिसिंग है और इसमें आ जाएगी एरर। यहाँ पे तो हो सकता था कि आप इसको छोड़ देते, यहाँ के 2 कोमा लगा देना, यहाँ पे 1 कोमा ही लगा दे ये वाला, और 1 कोमा लगा रखा यहाँ पे ये वाला। अगर यहाँ पे एक ही कोमा होता तो ये बाद में 0 एज्यूम कर लेता, लेकिन आपने कोमा लगा छोड़ रखा है तो मिसिंग है वैल्यू, इसलिए ये इसको एरर शेव कर देगा, इसको नहीं ले पाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कंपाइल टाइम एरर। करेक्ट है,
क्योंकि आपने यहाँ पे वैल्यू मिस कर रखी है। तो इस चीज़ की छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम कर जाती है एग्ज़ाम के अंदर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ सी कोड। यहाँ पे भी एक आपको बताना है कि आउटपुट क्या आएगा हमारे सी के प्रोग्राम का। इसमें एक एरे बनाई है जिस पर 0 साइज़ दिया है रो का और 1 साइज़ दिया है कॉलम का। मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ कि एरे के अंदर ना तो हम उसका साइज़ 0 ले सकते और ना ही हम उसकी नेगेटिव वैल्यू साइज़ में रख सकते। ये दोनों अगर आप लिखते हो एरे के अंदर तो ये होते हैं गलत। तो 0 साइज़ हो ही नहीं पा रहा एरे का, इसलिए इनवैलिड है। इनवैलिड है तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? कंपाइल टाइम एरर इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ सी कोड। यहाँ पे एक सी का कोड दिया हुआ है, उसका बताना है कि आउटपुट क्या आएगा। क्या आएगा? एक हमारे पास मैट्रिक्स है 2 रो ट्रू कॉलम की। पहली रो की वैल्यू हो गई ये और दूसरी वैल्यू हो गई ये। 2 रो 2 कॉलम है दोनों के अंदर। इसने प्रिंट किया है 0 और 1। 0 ये होगा 0 0, ये होगा 0 1 और ये होगा 1 0, ये होगा 1 1। ओके, क्योंकि फर्स्ट रो तो हमारी ये हो गई, इस पर आती है 0 और 1, इस पर आता है 1 और 1। क्लियर है बात ये? तो क्या प्रिंट करेगा? 0 1। 0 1 पर क्या वैल्यू है? 0 1 पर वैल्यू हमारी है 2। तो इस पर क्या प्रिंट करेगा? ये 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसका है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डज नॉट बिलोंग टू स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल इन सी। सी लैंग्वेज के अंदर इनमें से कौन सा फंक्शन है जो स्ट्रिंग की हेडर फाइल में नहीं आता? ध्यान देना, किसके हेडर में? तो स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल के अंदर नहीं आता। str ये तो आता है, str स्ट्रिंग भी फंक्शन होता है सी का। strncpy एक होता है, strcpy एक होता है strncpy। मतलब ये है कि ये भी होता है, ये भी है, और ncpy भी होता है, strcmp भी होता है और strcmpI भी होता है, जो कंपेयर करता है इग्नोर केस करके। और ये जो कॉनकैट फंक्शन होता है ये गलत है, यहाँ पे ये गलत है। तो इसका मतलब कि डज नॉट बिलोंग, जो बिलोंग नहीं करता। तो कौन सा नहीं करता? कॉनकैट। इसकी जगह सी लैंग्वेज में होता है strcat फंक्शन। तो इसका जो ऑप्शन है डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंक्शन विल यू चूज टू जॉइन 2 वर्ड। ऐसा कौन सा फंक्शन है वो आपको चूज़ करना कि जो 2 वर्ड को कंबाइन कर लेता है, उनको आपस में ज्वाइन करता है। strcpy तो कॉपी करता है, strlwr अपर स्ट्रिंग को लोअर में कन्वर्ट करता है, strcat होता है स्ट्रिंग कैटेनेशन, ये 2 वर्ड को ऐड करता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट है। तो अगर मैं बी ऑप्शन को चूज़ करता हूँ तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है व्हाट विल strcmp फंक्शन विल डू। strcmp फंक्शन आप अगर इसके मीनिंग पे जाओ, स्ट्रिंग कंपेयर, ये फंक्शन क्या करता है? स्ट्रिंग कंपेयर करता है, कॉपी नहीं करेगा, ना ये अनडिफाइंड फंक्शन है, नन ऑफ दीज भी नहीं है। तो कंपेयर के लिए ये वाला ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड। सी का एक कोड दिया हुआ है जो कि एक एरे है हमारे पास 5 साइज़ की, और इस 5 साइज़ में हमने 1 2 3 4 5 एलिमेंट लिए हैं और प्रिंट किया एरे का 5। एरे का 5 प्रिंट किया हुआ है, जबकि ये 0 इंडेक्स पे होगा, ये 1 इंडेक्स पे वैल्यू होगी, ये इंडेक्स 2 पे होगी, ये 3 पे होगी, और ये वैल्यू होगी इंडेक्स 4 पे। और प्रिंट किया हुआ है A5। 5 इसमें इंडेक्स क्रिएट नहीं हुआ। जब 5 इंडेक्स क्रिएट नहीं होगा तो सी लैंग्वेज में क्या होता है कि इस चीज़ की एरर नहीं आती। अगर हम ये जावा या पाइथन में इसको कोड का चलाएं तो इसमें आएगी इंडेक्स एरर यहाँ पे, क्योंकि 5 इंडेक्स क्रिएट नहीं हुआ। बट सी लैंग्वेज में क्या करता है, अगर आप उसका एक्स्ट्रा गलत नंबर इंडेक्स नंबर यूज़ करते हो तो वो सी में लेता है 0, इसलिए बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये कि इसका भी हमें आउटपुट बताना है। एक एरे है जिस 5 एलिमेंट की, ये 0 नंबर पे वैल्यू है, ये 1 पे हो गई, ये 2 पे हो गई, ये 3 पे हो गई, और ये 4 पे हो गई। ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया हुआ है, परसेंटेज डी वैल्यू प्रिंट करें टाइप की। स्टार ए का क्या मतलब होता है? ये एक्चुअली स्टार होता है वो पॉइंटर के लिए होता है।
यहाँ पे अगर मैं ए आर की बात करूँ, ए आर अगर लिखते हैं, स्टार हटाते हैं यहाँ से, एरे के नाम से अगर हम ओनली एरे का नाम यूज़ कर रहे हो, इस तरह से एरे का नाम यूज़ कर रहे हो, इसके साथ हम इसका ब्रैकेट यूज़ नहीं कर रहे, तो फिर वो बेस एड्रेस, एरे का जो बेस एड्रेस होता है एक्चुअली वो निकल कर आता है। और स्टार लगने से क्या होता है, पॉइंटर की बात है, स्टार क्या करता है, उस एड्रेस पर जो एड्रेस निकल के आया उस एड्रेस पर जो वैल्यू स्टोर है मेमोरी में वो निकाल लेता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पे एरे के नाम से आता है बेस एड्रेस, और बेस एड्रेस जो होता है वो कहते हैं जो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है, जीरो इंडेक्स का जो एड्रेस वो कहते हैं बेस एड्रेस। बेस एड्रेस पे वैल्यू हमारी पहली वैल्यू है 10, तो 10 प्रिंट हो जाएगा। अगर स्टार हटा दूँ तो बेस एड्रेस जो मेमोरी में प्रिंट होगा, स्टार लगाने से उस बेस एड्रेस की वैल्यू क्या है 10, तो 10 प्रिंट हो जाएगी। तो 10 वैल्यू कौन से ऑप्शन में रखी हुई है, वो रखी हुई है हमारे ऑप्शन नंबर सी के अंदर। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात ये। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड। यहाँ पे स्ट्रिंग का क्वेश्चन है ये, यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि कैसे करेगा। मेरे पास एक str1 है और इसमें स्ट्रिंग है एक्सपर्ट इस तरह से, और एक str2 है उसमें भी यही सेम नाम है एक्सपर्ट। स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग दोनों नाम हमारे पास है, दोनों में सेम वैल्यू है एक्सपर्ट और एक्सपर्ट, सेम केस में है, दोनों लोअर केस में, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। उन्होंने चेक किया इफ़ str1 इक्वल str2, क्या str1 और str2 दोनों इक्वल है। अगर ये देखने में देखेंगे जो हमें दिखाई दे रहा है दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये तो बिल्कुल सेम है, तो आंसर आना चाहिए इक्वल, क्योंकि दोनों की स्ट्रिंग की वैल्यू सेम है। बट स्ट्रिंग में और एरे में ऐसा नहीं होता। जब आप स्ट्रिंग को या एरे को सिर्फ नाम के साथ यूज़ करते हो, जैसे नाम लिखा है str1, कोई इंडेक्स यूज़ नहीं करते, तो वो एड्रेस उठाता है मेमोरी का, बेस एड्रेस लेता है। तो str1 का भी यहाँ से बेस एड्रेस आया है, str2 का जो एलिमेंट है उसका बेस एड्रेस है, और दोनों एड्रेस मेमोरी में कभी भी कोई एड्रेस कॉमन नहीं हो सकता, हर एड्रेस मेमोरी के अंदर यूनिक होता है, अलग होता है। तब दोनों स्ट्रिंग है उनके दोनों के बेस एड्रेस अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। तो एड्रेस पे कंपेयर हो रहा है यहाँ पे, ना कि वैल्यू पे कंपेयर। यहाँ पे जो कंपेरिजन हो रहा है वो किसके ऊपर हो रहा है, वो होता है एड्रेस के ऊपर। अब दोनों एड्रेस अलग अलग होंगे, जाहिर सी बात है, तो जब दोनों अलग है तो ये किस में जाएगा, एल्स में। एल्स में क्या लिखा है, नॉट इक्वल। तो इस तरह से कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन आ जाते हैं, देखने में लगता है कि सही है, लेकिन वो एक्चुअली वो मेमोरी के लिए काम कर रहा है, इंटरनल वर्क है जो हाइड है मेमोरी के अंदर, वो होता है एड्रेस के लिए। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी नॉट इक्वल इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात ये। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन एरे इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के अंदर एरे क्या है, एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम डेटा टाइप, ये बात भी सही है। एन एरे कंटेंस दो बार आ गया बाय मिस्टेक, ये एक्चुअली यहाँ पे मिस्टेक हो गई, दो बार लिखा है कंटेंस। मोर देन वन एलिमेंट, क्या एरे के अंदर हम एक से वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, या नहीं कह सकते हैं कि एरे एक से वैल्यू रख सकती है। एन एरे एलिमेंट आर स्टोर्ड इन मेमोरी कंटिजियस लोकेशन, ये भी बात सही है। एरे का जो अंदर है ग्रुप के लिए होता है, एरे के अंदर हम मोर देन वन वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, और एरे जो होती है वो मेमोरी के अंदर कंटिजियस स्टोर होती है लोकेशन पे। तो सभी ऑप्शन सही है, जब सभी ऑप्शन सही हो तो इसका आंसर होगा डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। यहाँ पे प्रोग्राम गिवन है, प्रोग्राम को समझते हैं क्या, उसका आउटपुट क्या आएगा। एक एरे मेरे पास, यहाँ पे ये एरे डिक्लेयर कर दी जहाँ पे कोई साइज़ मेंशन नहीं किया, फिर बाद में एरे का साइज़ दे के एलिमेंट इनिशियलाइज किए हैं। तो अगर आप ऐसे करते हो तो ये होता है गलत। अगर आप एरे का साइज़ यहाँ पे स्किप कर रहे हो तो ये वाला काम जो यहाँ पे वाला काम था, ये काम आपको यहीं करना पड़ेगा, यहीं पे। अगर आप चाहते हैं कि मैं एरे का साइज़ छोड़कर बाद में इनिशियलाइज कर दूँ तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता, इसलिए इनकरेक्ट है। इसमें आएगी कंपाइल टाइम एरर, ये नहीं चलेगा। यहीं पे वैल्यू डाल दो चल जाएगा, एरे को अलग से डिक्लेयर करके बाद में वैल्यू डालोगे तो नहीं चलेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रोग्राम गिवन है, उसका भी हमें आउटपुट निकालना है। एक हमारे पास एरे है जिसके अंदर 4 एलिमेंट है, एक एरे भी है उसके अंदर 4 एलिमेंट है, दोनों सेम है। और यहाँ पर क्या किया, इफ़ ए इक्वल बी, एरे ए और ए बी दोनों अंदर सेम एलिमेंट है, तो ये चेक करा कि क्या दोनों इक्वल है। अभी ये बात ही स्ट्रिंग में ही थी। अगर ऐसा होता है कि एरे हो या स्ट्रिंग हो, यहाँ पे एरे का नाम यूज़ किया हुआ है, इंडेक्स यूज़ नहीं किया हुआ, यहाँ भी एरे का नाम यूज़ किया, ये भी इसका भी इंडेक्स नहीं है,
जब एरे का नाम यूज़ होता है तो वहाँ पे एड्रेस की बात होती है, बेस एड्रेस की। तो एरे ए का बेस एड्रेस और एरे बी का बेस एड्रेस को कंपेयर कर रही है, और वे एड्रेस कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर होगा नॉट इक्वल। नॉट इक्वल इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। यहाँ पे एक एरे दे रखी है, इसका बताना है कि आउटपुट क्या आएगा, और क्वेश्चन है पूरा, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द बेस एड्रेस ऑफ द एरे। ये एरे का बेस एड्रेस गिवन है, ये है, और बताना कि आउटपुट क्या आएगा। पहला क्वेश्चन दे लेते हैं, क्या है कि मेरे पास एक एरे है 4 एलिमेंट की, उसके अंदर ये 4 एलिमेंट स्टोर है। परसेंटेज यू होता है जो एक्चुअली परसेंटेज यू का काम होता है एड्रेस को प्रिंट कराना। जब हम किसी का एड्रेस देखना हो तो परसेंटेज यू लगा सकते हैं। तो अब इसका मतलब है कि यहाँ पर भी एड्रेस प्रिंट होगा, यहाँ से भी एड्रेस प्रिंट होगा। और मैंने अभी बताया कि एरे का नाम अगर आप लिखते हो तो बेस एड्रेस आता है। बेस एड्रेस मेरा क्या है? मेरे एक एरे है, मेमोरी में मैंने ये बनाई हुई है, उस पर एलिमेंट स्टोर है, और इनका बेस एड्रेस क्वेश्चन में दिया था कि ये वाला बेस एड्रेस है, तो बेस एड्रेस ये वाला हो गया। नेक्स्ट एड्रेस ये होगा कि इंटीजर टाइप मेमोरी में जितनी बाइट लेगा, अगर 2 बाइट ले रहा है तो 2 गैप चलेगा, अगर 4 बाइट का ले रहा है तो 4 बाइट का गैप चलेगा। फ्लोट की है, जिस टाइप की एरे होती है वो टाइप मेमोरी में जितनी बाइट कंज्यूम करता है उस गैप से इनके एड्रेस होता है। कंटिन्यूस का यही मतलब ये है कि मेमोरी में वो कंटिन्यू स्टोर होता है। क्लियर है बात ये? तो बेस एड्रेस क्या है मेरा? 65530। एरे का नाम यूज़ किया हुआ है तो बेस एड्रेस आएगा ये, और यहाँ पर अगर आप एड्रेस ऑपरेटर लगा देते हो तो भी बेस एड्रेस ही आएगा। तो दोनों स्टेटमेंट का यहाँ पे इसका भी और इसका भी एक ही मतलब है, तो दोनों सेम वैल्यू आएगी, और वो ऑप्शन सी में है, दोनों का बेस एड्रेस जो प्रिंट कर रखा है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हमें बताना कि कौन सा वे सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वे टू डिफाइन ए फंक्शन इन बिलो प्रोग्राम। यहाँ प्रोग्राम में एक फंक्शन यूज़ किया हुआ है, उसके लिए अगर हम तो कॉल किया हुआ है फंक्शन को, अगर उसको बनाए तो कौन सा तरीका सही होगा? पहले एक एरे है 3/4 की, फंक्शन कॉल किया, उस फंक्शन में एरे पास करते हैं। जब हम किसी फंक्शन में एरे पास करते हैं, मैट्रिक्स हो या सिंपल एरे हो, तो एरे का नाम आता है। लेकिन जब ये फंक्शन बनेगा तो कैसे बनेगा, उस क्वेश्चन में ये बताना है। वॉइड फंक्शन इन, ये आर्गुमेंट होगा पी, यहाँ पर रोज़ का साइज छोड़ा है, कॉलम का लिया हुआ है, इस वाले में पॉइंटर लिया हुआ है, यहाँ पर रो एक ही इंडेक्स दे रखा है, इस वाले में पॉइंटर है और यहाँ पे भी ये छोड़ा हुआ है, और इस यहाँ पे रो और कॉलम का साइज दे रखा है। अगर आप पॉइंटर यूज़ करते हो तो पहले तो पॉइंटर को इंडेक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी गलत है, यहाँ पॉइंटर इंडेक्स नहीं चाहिए, पॉइंटर्स को इंडेक्स चाहिए ही नहीं है, यहाँ पे इंडेक्स नहीं चाहिए, तो इसका ऑप्शन है इज़ द करेक्ट आंसर। अगर पॉइंटर से हम बात करते हैं, पॉइंटर तो एड्रेस लेता है, तो पॉइंटर सिंपल डिक्लेयर करेंगे, स्टार पी लेगा, इंडेक्स के बिना इंडेक्स के, विदाउट इंडेक्स। क्लियर है बात? ये ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि क्या होगा, ये है कि व्हाट इज़ द साइज ऑफ एरे इन द गिवन प्रोग्राम। एरे का साइज़ क्या होगा प्रोग्राम जो गिवन है। हमने एक वेरिएबल लिया साइज़ नाम से, उसकी वैल्यू है 10। उस साइज़ वेरिएबल को हमने कहाँ ले लिया? एरे के अंदर एरे का साइज़ बना दिया। तो इस देखने में ये लग रहा है कि एरे का साइज़ 10 हो जाएगा, और 10 हो जाएगा। मेमोरी के अंदर एरे कितनी बाइट लेता है? 2 बाइट लेता है, तो 2 बाइट लेगा तो एरे का साइज़, अब अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना पूछा कि एरे साइज़ क्या होगा, तो यहाँ पे ये जो साइज़ की बात है वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट की बात है, ना कि एरे के टोटल जो बाइट का कंज्यूम है। एरे का साइज़ और एरे के एलिमेंट का साइज़ दोनों में बहुत में डिफरेंस है। एरे का साइज़ तो होता है उसके टाइप की, जो एरे की टाइप है वो किस टाइप की है और उसमें कितने एलिमेंट है, टोटल उनकी बाइट को अब मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट तो बाइट निकल के आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे साइज़ की बात की कि एलिमेंट्स कितना साइज़ एरे का, वो आपने साइज़ में 10 लिया हुआ है, उस 10 को डाल दिया एरे के अंदर। सबसे पहली बात तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एरे हैज़ फिक्स साइज़। एरे के अंदर जो आप साइज़ में वैल्यू लिखोगे वो वैल्यू कॉन्स्टेंट होनी चाहिए, कोई वेरिएबल नहीं चलेगा। क्योंकि ऐसा हुआ कि हमने यहाँ पर तो 10 ले लिया, पहले वाले ऑप्शन में यहाँ पर क्या लिया मैंने? 10 ले लिया, फिर हमने एरे का साइज़ 10 बना दिया, चलो हो, अगर पॉसिबल है हो गया, फिर आपने साइज़ की वैल्यू बदल दी ना, तो एरे क्या साइज़ क्या होगा फिर, इसलिए क्या हो जाएगा गलत। यहाँ वो चीज़ लिख नहीं सकते हैं कि जो चेंज ना हो, जिसके साथ बाद में कोई चेंजिंग ना हो, कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर आती है, ना कि चेंजेबल वैल्यू, इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, एरर। क्लियर बात ये? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द करेक्ट डेटा टाइप ऑफ स्ट्रिंग इन सी। सी लैंग्वेज के अंदर, ध्यान देना, सी लैंग्वेज के अंदर
स्ट्रिंग की क्या सही टाइप होती है, स्ट्रिंग टाइप होती है या कैर होती है या इंट होती है या इनमें से कोई नहीं हो, ये सभी हो सकती है, सॉरी ऑल ऑफ दिस, मतलब इनमें से सभी हो सकती है। सी लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग टाइप नहीं होती है, सी प्लस प्लस में होती है, जावा में होती है, सी के अंदर स्ट्रिंग टाइप नहीं होती। इंटीजर टाइप तो हो नहीं सकती क्योंकि स्ट्रिंग जो होती है वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, तो ये भी नहीं हो सकती। तो ऑल ऑफ दिस, तो फिर ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। इसमें अब बचा क्या, ऑप्शन बी। तो सी लैंग्वेज के अंदर जब भी स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं तो कैर डेटा यूज़ करते हैं, मतलब कैर इसका सही आंसर है। क्लियर है बात ये। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग है str के नाम से, जिसमें एक्सपर्ट के बाद ये होता है नल, बैकस्लैश जो होता है नल, और आगे लिखा प्रोग्रामिंग। और मैं अगर str को प्रिंट करता हूँ तो क्या प्रिंट करेगा, तो आउटपुट बताना क्या प्रिंट करेगा। पूरा एक्सपर्ट बैकस्लैश जीरो नल प्रोग्रामिंग के साथ करेगा, या एक्सपर्ट नल या बैकस्लैश जीरो नहीं आएगा, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नल। नल इसका मतलब होता है बैकस्लैश जीरो का। नल एक खाली वैल्यू होती है, तो यहाँ पर उसको खाली रखेगा या खाली एक्सपर्ट आएगा या प्रोग्रामिंग आएगा। यहाँ कन्फ्यूजिंग है, मैं आपको कन्फ्यूज दूर करता हूँ कि जब आप किसी स्ट्रिंग में कोई वैल्यू नाम लेते हो और उसमें अगर आपने बैकस्लैश जीरो डाल दिया, नल डाल दिया, फिर आगे की पूरी स्ट्रिंग ख़त्म हो जाती है, वो उसको आगे कंसिडर नहीं करेगा, स्टोर नहीं करेगा। तो ओनली एक्सपर्ट इसमें स्टोर हो पाएगा जब आप str को प्रिंट करोगे, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, एक्सपर्ट आपको प्रिंट करेगा। क्लियर है बात ये। नल आगे की स्ट्रिंग को नल कर देता है, पूरी की स्ट्रिंग खत्म कर देगा, वो ले नहीं पाएगा, तो एक्सपर्ट इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात ये। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्ट्रिंग डिक्लेरेशन इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के अंदर से ही स्ट्रिंग लेना क्या तरीका होता है। आपने स्ट्रिंग लिखा, पहली बात तो ये स्ट्रिंग टाइप होती नहीं, ये तो चलेगा नहीं, गलत है। कैर से स्ट्रिंग होती है, यहाँ तक का सही है, लेकिन स्ट्रिंग हमेशा सी लैंग्वेज के अंदर डबल कोट्स में आती है, यहाँ पर सिंगल कोट्स है, ये भी गलत है। यहाँ पे कैर टाइप भी है, str स्ट्रिंग का नाम है, और डबल कोट्स भी है, तो इसका ये सही आंसर है। जब ये सही आंसर है तो ये तो कैरेक्टर की एरे, अगर आपको सिंपल ही एरे बनानी कैरेक्टर टाइप की, तो वो तरीका ये होता है कैरेक्टर के एरे के लिए है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे एक str1 है, ध्यान से देना, यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक str1 है, उसमें एक्सपर्ट है, एक स्ट्रिंग एक्सपर्ट। str2 के अंदर भी यही सेम नाम है एक्सपर्ट, दोनों स्ट्रिंग में सही यही नाम है। क्लियर है। और मैं लिखा है str1 इक्वल इक्वल str2, str1 इक्वल इक्वल str2, और लिखा बोथ स्ट्रिंग आर सेम और बोथ स्ट्रिंग आर नॉट सेम। तो सेम आएगा या नॉट सेम आएगा, आंसर तो यहीं आना है। पहली बात तो क्लियर ही है, नन ऑफ दिस तो आएगा नहीं, तो ऑप्शन ख़त्म हो गया। एरर भी नहीं आएगी, ये भी बात क्लियर है। अब यहाँ पर आंसर आएगा कि स्ट्रिंग सेम है या नहीं सेम है। नाम देखो एक्सपर्ट, उसका केस देखो, दूसरा नाम चेक करो सही है क्या उसका केस, अगर दोनों नाम सही है और केस भी सेम है, तो देखने में ऐसा लगता है कि जब ये कुछ सेम है तो आंसर क्या आना चाहिए, बोथ आर सेम, क्योंकि आपने स्ट्रिंग को कंपेयर किया है स्ट्रिंग 1 को स्ट्रिंग 2 से। मैंने आपको अभी कुछ क्वेश्चन पहले बताया था, स्ट्रिंग का जब नाम आप यूज़ करते हो सिर्फ नाम, तो वो वहाँ पर बेस एड्रेस की बात करता है, ना कि स्ट्रिंग के वैल्यू की कैरेक्टर की। तो स्ट्रिंग 1 का बेस एड्रेस कंपेयर किया जा रहा है स्ट्रिंग 2 के बेस एड्रेस है, और एड्रेस कभी भी सेम नहीं होते किसी के भी, इसलिए जब सेम नहीं होंगे तो ये आंसर क्या आएगा, इफ़ को मिलेगा आंसर फॉल्स। जब फॉल्स मिलेगा तो आंसर इस एल्स में जाएगा। एल्स में क्या लिखा है, स्ट्रिंग आर नॉट सेम, तो इसलिए बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाता है कभी कभी, जो आपको देखने में सही लगेगा लेकिन ऐसे होता नहीं। ओके, आगे चलते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द गिवन प्रोग्राम। एक प्रोग्राम है जिसमें एक्सपर्ट प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, एक्सपर्ट प्रोग्रामिंग, और उसके अंदर यहाँ पे प्रिंट कर रखा है कि str+2। ये क्या प्रिंट करेगा कि एरर देगा कि आपने स्ट्रिंग के साथ 2 लगा दिया, या ये पूरा नाम प्रिंट करेगा जो ले रखा है यहाँ पे, या एक्सपर्ट 2 को प्रिंट कर देगा साथ मिला के, या पर्ट प्रोग्रामिंग करेगा। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। मैं आपको बताऊँ कि हमने स्ट्रिंग का नाम यूज़ किया है, इंडेक्स यूज़ नहीं किया, तो पहली बात तो ये बेस एड्रेस उठाएगा। जब बेस एड्रेस को उठाएगा, उस ये यहाँ पर +2 का मतलब है कि उस बेस एड्रेस में 2 एड्रेस का इंक्रीमेंट। अगर बेस एड्रेस 1 है, सपोज करो सम 1 है,
आपने कितना ऐड कर दिया इसमें 2, तो +2 जैसे करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 3। तो ये थर्ड वाले एड्रेस पे पहुंच जाएगा। जब फर्स्ट वाला कैरेक्टर का बेस एड्रेस होगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, तो ये किस पे आया है, ये यहाँ पे पॉइंट करा इसने, इस एड्रेस पे आ गया ये लगाने से। क्लियर है बात ये। जब इस एड्रेस पे आ गया और %s लगा रखा है, तो इस एड्रेस से यहाँ पे इस P वाले एड्रेस से लेकर जितनी भी स्ट्रिंग आगे बची हुई है पूरी प्रिंट करेगा, तो आंसर आ जाएगा पर्ट प्रोग्रामिंग। तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा है पर्ट प्रोग्रामिंग, ये इसका करेक्ट आंसर है। बात क्लियर है। यहाँ पे स्ट्रिंग के बेस एड्रेस में 2 एड्रेस इंक्रीज कर दिए, तो 0 वाले जो कैरेक्टर उस बेस एड्रेस पर था ये, अब वो P वाले एड्रेस पर आ गया 2 जंप करके, तो वहाँ से स्ट्रिंग आ जाएगी। क्लियर। आगे चलते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द गिवन प्रोग्राम। यहाँ से भी हमें प्रोग्राम का आउटपुट बताना है। str एक स्ट्रिंग है जिसमें एक्सपर्ट स्ट्रिंग को स्टोर किया हुआ है, इनिशियलाइज किया हुआ है, और str फंक्शन हमारे पास कौन सा है, str ncat का मतलब होता है कि ये कैरेक्टर को, स्ट्रिंग के कैरेक्टर को कॉनकैट करेगा, कंबाइन करेगा। n का मतलब है नंबर ऑफ कैरेक्टर, पूरी स्ट्रिंग को कॉनकैट नहीं करेगा, जितने आप नंबर ऑफ कैरेक्टर की वैल्यू दोगे उतने कैरेक्टर ये कॉनकैट करता है। अगर यहाँ से मैं n को हटा दूँ, यहाँ से strcat यूज़ करता हूँ, फिर 2 स्ट्रिंग पूरी आपस में कंप्लीट कॉनकैट हो जाएगी। यहाँ पे क्या हुआ कि str एक्सपर्ट है, str के अंदर क्या एक्सपर्ट, दूसरी स्ट्रिंग क्या है प्रोग्रामिंग, तो प्रोग्रामिंग वाला वर्ड str की एक्सपर्ट वाले नाम में कॉनकैट होगा, यानी एक्सपर्ट प्रोग्रामिंग चलेगा। बट आगे क्या लिखा हुआ है 3, कि प्रोग्रामिंग जो वर्ड कॉनकैट कर रहे हैं उसके स्टार्टिंग के 3 लेटर कॉनकैट होंगे PRO, ये बन जाएगा एक्सपर्ट PRO, एक्सपर्ट प्रो बनेगा। और एक्सपर्ट प्रो कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, एक्सपर्ट प्रो लिखा हुआ है बी के अंदर, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये इफ़ वी नीड टू स्टोर वर्ड इंडिया देन विच इज़ द करेक्ट सिंटैक्स। अगर मुझे एक वर्ड इंडिया स्टोर करना है तो इनमें से कौन सा सिंटैक्स सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन है कैर नेम, एक नेम स्ट्रिंग ले ली, उसमें हमने इक्वल आकर डबल कोट्स में दिया है, तो ये तो एर स्ट्रिंग की भी स्ट्रिंग बन गई, इसलिए ये ऑप्शन तो इसमें आएगा नहीं, ये तो होगा गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पे कैर हुआ, और कैर के बाद यहाँ पर नाम लिखा हमने नेम स्ट्रिंग का, और INDIA और नल, क्योंकि इस स्ट्रिंग में अगर आपको कंप्लीट स्टोर करना है तो नल लगाना होता है। अगर इंडिविजुअल आपको लेटर को कैरेक्टर को डालना है तो नल लगाना होगा। अगर आप डबल कोट्स में इंडिया को डायरेक्ट लिख दोगे तो नल उसमें ऑटोमेटिक लग जाएगा, फिर वहाँ पर नल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। और नेम स्ट्रिंग 6 कैरेक्टर किया तो ये भी नहीं चलेगा क्योंकि इसमें नल नहीं है, नन ऑफ दी, तो फिर इसमें होगा ही नहीं, तो इसमें ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात ये। अब आता है इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द गिवन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को बताना आउटपुट क्या आएगा, ध्यान से देखना कि str1 के अंदर एक नाम है एक्सपर्ट, और एक्सपर्ट str2 के अंदर भी है। दोनों स्ट्रिंग का जो केस है वो अलग अलग है, ये फुल कैपिटल लेटर में है, अपर केस में है, और ये लोअर केस में है। तो ये strcmp फंक्शन क्या करता है, कंपेयर करता है दोनों स्ट्रिंग में, वो केस भी देखता है। strcmp फंक्शन क्या करता है, जब दोनों स्ट्रिंग में कंपेयर करेगा तो वो केस भी देखेगा। यहाँ पे strcmp तो फंक्शन है, साथ में क्या लगा हुआ आई का मतलब होता है इग्नोर केस, कंपेयर करना है लेकिन केस को इग्नोर करना है, वो केस मैच नहीं करता, सिर्फ स्ट्रिंग के लेटर मैच करता है। तो जब लेटर मैच होते हैं, पहली स्ट्रिंग का ई कंपेयर करो दूसरी स्ट्रिंग के ई से, दोनों ई है राइट है, यहाँ पर सेकंड है एक्स, यहाँ पर सेकंड यहाँ एक्स, दोनों एक्स है, ये केस को मैच नहीं कर रहा, सिर्फ लेटर देख रहा है, ये एक्स है ये भी एक्स है, पी है यहाँ पे, यहाँ भी पी है, ई आर और टी, यानी लेटर तो सही है, केस अलग अलग है। तो यहाँ पर केस को इग्नोर करके ये स्ट्रिंग को लेटर कंपेयर करिए, और इसको सभी लेटर मैच मिल गए, सभी इक्वल मिल गए। जब सभी इक्वल मिलेंगे तो ये आंसर देगा स्ट्रिंग इक्वल, जो कि प्रिंट हुआ है यहाँ पे ऑप्शन ए के अंदर। बात समझ आई। अगर मैं यूज़ करता हूँ strcmp, आई नहीं यूज़ करता तो इस strcmp फंक्शन लेटर के साथ साथ उनका केस भी चेक करता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये आएगा नॉट इक्वल, बट आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा इक्वल। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि आई यूज़ किया हुआ है या ओनली strcmp यूज़ किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बाय विच कैरेक्टर स्ट्रिंग इज टर्मिनेटेड बाय डिफॉल्ट।
कौन से कैरेक्टर से स्ट्रिंग बाय डिफ़ॉल्ट टर्मिनेट होती है, जो हम यहीं भी स्टोर करते हैं वो कैरेक्टर कौन सा है, वो ज़ीरो कैरेक्टर है या गार्बेज कैरेक्टर है या फिर नल कैरेक्टर है या इनमें से कोई नहीं है। तो आप जानते हो कि स्ट्रिंग के अंदर जब हम कोई नाम स्टोर करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें नल लग जाता है, तो डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर कौन सा है, वो नल। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है। अब आता है इसके स्ट्रिंग के लास्ट क्वेश्चन में, सेशन के लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देना है। हमारे पास एक स्ट्रिंग 1 है, उसमें लिखा है लाइक वीडियो, एक स्ट्रिंग है लाइक वीडियो जो str1 में स्टोर है। एक मेरे पास है स्ट्रिंग 2 का नाम, उसमें है सब्सक्राइब द चैनल, ये इसके पास स्टोर है। और हम लिखा strcat का फुल नेम है स्ट्रिंग कैटनेशन। ये दो स्ट्रिंग को आपस में कौन कैट करता है, जोड़ देता है, कंबाइन कर देता है। तो str1 के साथ किसे कौन कैट किया, str2 को, और ये str1 बन जाएगा। str1 में पहला क्या नाम था, लाइक वीडियो, और दूसरा स्ट्रिंग str2 में क्या स्ट्रिंग है, सब्सक्राइब द चैनल। जब दोनों कंबाइन हो जाएगी तो str1 क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा लाइक वीडियो सब्सक्राइब चैनल। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, वो आप देख सकते हो, लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी, लाइक वीडियो और सब्सक्राइब चैनल। और ये क्वेश्चन आपको एक इंडिकेट कर रहा है कि जो क्वेश्चन है वो आपको एक काम करना भी है। एक्चुअली आपको लाइक भी करनी है वीडियो और चैनल तो आपको सब्सक्राइब करना ही है। तो ऑप्शन डी भी सही है और आपको भी यही सेलेक्ट करना है और ये फॉलो भी करना है। ओके, क्लियर है। अब आते हैं आगे, और आगे ये कंप्लीट। तो हमने कंप्लीट कर लिया है पार्ट 3 ऑफ द MCQ इन सी लैंग्वेज। क्लियर है। थैंक यू सो मच।